पुणे। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारी इस खास पेशकश में एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्र का सफर आज आ पहुंचा है पुणे में। जैसे कि पुणे की ख्याति है, महाराष्ट्र में हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की काशी है। ज्ञान के हिसाब से, जानकारी और नॉलेज के हिसाब से सदियों से काफी बड़े बड़े विद्वान, कवि, साहित्यकार, ज्योतिषी, पंडित इस शहर में पैदा हुए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो दर्शक हैं वो बहुत अच्छी जानकारी लेकर हमारे साथ आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। उनके जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का भी वैसा ही एक पैनल है। आपको एक बार फिर से बाजार में कमाई करने के बेहतरीन मौके दिलाएंगे, यही है हमारी कोशिश। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अरुण ठुकराल साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो एमडी और सीईओ हैं एक्सिस डायरेक्ट के, हमारे पार्टनर हैं और कह सकते हैं कि हमारी इस मुहिम के सारथी भी हैं। तो वही शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम बाजार के बारे में बात करें, मैं थोड़ा एक्सिस डायरेक्ट के बारे में बात करूंगा। एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस सिक्योरिटीज का ब्रांड है। एक्सिस डायरेक्ट का सफर हमने कुछ 5 साल पहले शुरू किया और आज हमारे साथ 11 लाख निवेशक जुड़ गए हैं और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इक्विटी ब्रोकिंग हाउस बन गए हैं। पिछले 3 साल से हमें यह अवार्ड मिल रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका। हमारा एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम बोलते हैं एक्सिस डायरेक्ट सिंपल है। सिंप्लिसिटी का मतलब हमारे लिए एक ये है कि हम आपको हर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आप न केवल इक्विटी बल्कि आप डिवेंचर्स में, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में, आप म्यूचुअल फंड्स में, आप करेंसी में, कॉर्पोरेट एफडी में, आप जो भी निवेश का साधन है बैंक एफडी के अलावा, वो सब निवेश के साधन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये सिंप्लिसिटी होगी। दूसरी सिंप्लिसिटी का मतलब हम ये कहते हैं कि ये बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए आपके लिए। आप जहां से भी चाहें ट्रेड कर सकें, आप घर बैठे हैं अपने डेस्कटॉप से कर सकें, आप लैपटॉप से कर सकें, आप अपने मोबाइल से कर सकें। सिंप्लिसिटी का एक ये मतलब भी है कि हम अपनी प्राइसिंग सिंपल रखें और ट्रांसपेरेंट रखें। तो अगर आप अच्छा ट्रेड करते हैं, आपके वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम फ्लेक्सिबल प्राइसिंग देंगे और हम बड़े ट्रांसपेरेंट रहेंगे। बाजार में पैसा बनता है अगर आप अच्छा रिसर्च देखें, अगर आपको अच्छे आइडियाज मिले। तो हमारी रिसर्च भी बहुत ही अच्छी है। हमारे 70% से ज्यादा आइडिया 1 साल से पहले अपने टारगेट को हिट करते हैं, ऐसा हमारा रिकॉर्ड है और वो डॉक्यूमेंटेड है। और हमें रिसर्च में भी काफी अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी हम टेक्नोलॉजी को ले आए। हम क्या करते हैं, जो हम आपको ईमेल भेजते हैं, अगर ये ईमेल आप दोपहर के 2 बजे खोलेंगे और हमने सुबह आपको 2 स्टॉक्स लिखे थे उस ईमेल में, तो 2 बजे जो उनका प्राइस है वो आपको दिखाई देगा। वो आपको बताएगा कि अभी इसमें और कितना % बढ़ सकता है, या अगर मार्केट गिर गई है तो अभी कितना % इसमें जाएगा ऊपर। उस वक्त का क्या न्यूज है वो ईमेल में दिखेगा आपको। और इस पर्टिकुलर ईमेल इन्वेंशन के लिए हमें न केवल इंडिया में, न केवल एशिया में, बल्कि हमें इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है इनोवेशन का। यह भी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। कोई ब्रोकिंग हाउस को इस तरह के अवार्ड इनोवेशन में नहीं मिले हैं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। आपने देखा अभी हम चीन से भी आगे चले गए हैं, हमारी जीडीपी और भी ज्यादा है। ऑयल प्राइसेस जो कम हुए हैं पिछले 2-3 साल में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमको मिला है, क्योंकि हमारा एक बड़ा अमाउंट वो बिल पे करने में जाता था, उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी इंडिया में सिर्फ 3% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, कि आपका जो बिहेवियर है कि जब आप नीचे जा रहा है आप क्यों नहीं खरीद पाते, जब बहुत ऊपर चला गया है, बहुत वैल्यूएशन हाई हो गया, तो आप क्यों थोड़ा नहीं बेचते। तो वो ऐसा क्या है जो आपको रोकता है? ये आपका बिहेवियर है, कहीं समथिंग इन योर हार्ट, समथिंग इन योर माइंड। तो मैं योगा में बहुत इंटरेस्टेड हूं। मैं योगासन भी करता हूं, सीखा भी है, और योगा फिलॉसफी बहुत पढ़ता हूं। कोई भी आप काम करते हैं आपके दिल में एक भाव होता है। इवन योगासन में अगर हम आगे झुकते हैं तो हम बोलते हैं ये वैराग्य भाव है।
तो एटीट्यूड, द फीलिंग इन योर हार्ट वेन एवर यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 तरह के भाव होते हैं। पहला होता है धर्म भाव, दैट मीन्स यू हैव टू डू योर ड्यूटी। गीता में भी बोला गया है कि आप अपनी ड्यूटी करिए। और ड्यूटी क्या होती है? पहले खुद के लिए, फैमिली के लिए, अपने काम के लिए और अपने देश के लिए। तो सबसे पहली ड्यूटी होती है कि अगर आप खुद को हेल्प करोगे तभी आप जाते हैं हवाई जहाज में, आपको बोलते हैं ना पहले मास्क आप खुद लगाइए। तो जो खुद की ड्यूटी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका खुद का पैसा है, आपको खुद देखना है कि वो कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप लोगों से बात करिए, अपने गोल्स बनाइए कि मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए, एसेट एलोकेशन करिए, थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाइए, तो वो ड्यूटी की तरफ जाइए। दूसरा भाव होता है ज्ञान भाव, नॉलेज। आपको फिर नॉलेज चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया, गोल बना लिया, अब आपको नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा पढ़ाई करिए। आप एक टीवी खरीदते हैं, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, आप एक म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं, तो आप 10 लोगों को पूछते हैं, 10 जगह जाके देखते हैं, फिर कहीं जाके आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार किसी ने कुछ बोल दिया कि इस स्टॉक में पैसा डाल दो, आपने डाल दिया और अच्छा पैसा डाल दिया। एक 10,000 20,000 की चीज खरीदने में आपने इतना टाइम लगाया और 1 लाख रुपए ऐसे डाल दिया या 50,000 ऐसे डाल दिया। तो पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, कंपनीज के बारे में देखिए वो क्या करते हैं। ऑब्वियसली अगर नहीं कर पाते तो म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, बट अगर इंटरेस्ट है तो पढ़िए उसको, उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा मैनेजमेंट है, क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कुछ तो कोशिश करिए। जो आज हम ये सीरीज कर रहे हैं ये भी इसी का एक हिस्सा है, हम शेयर कर रहे हैं नॉलेज। तो दूसरा ये ज्ञान भाव होना चाहिए। तीसरा वैराग्य, सरेंडर। एक बार आपने गोल सेट कर लिया, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर रोज रोज जाके आपको मार्केट नहीं देखना है, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करिए। तो अगर मार्केट में एक दिन कुछ होता है तो आप जाके एकदम बेचेंगे नहीं उसको, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा उसको बड़ा होने दीजिए। तो एक ऑब्जेक्टिविटी भी जरूरी है। और फाइनली ऐश्वर्या, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अचीवमेंट। मतलब ये अगर तीनों भाव हो गए तो फिर फाइनली उसका फल मिलेगा और आपके अंदर वो अचीवमेंट आएगा। तो ये 4 तरह के भाव होते हैं। तो हम भाव ऑफ इन्वेस्टिंग अगर इसको देखें, और ये सब हमारे खुद के गुरुओं ने बोला, हम वेस्टर्न गुरुज को देखते हैं और पढ़ते हैं, वो भी यही बात करते हैं। अगर हम वॉरेन बुफे, वो भी ये बोलते हैं, ग्रीड इज बैड, फियर इज बैड, बी काम। अगर मार्केट 10 साल बंद है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही चीज हमारे ही गुरुओं ने हमें 2000 साल पहले बोली हुई है। तो लेट अस गो बैक टू योर रूट्स, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। धन्यवाद। सारे बड़े निवेशक जिन्होंने बाजार में पैसे बनाए हैं वो यही कहते हैं कि बाय राइट सिट टाइट। इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए क्या माहौल है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और उस हिसाब से आपको ये तय करना भी जरूरी होगा कि अब आपको क्या लेना है, कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा सुनील शाह को। और आई थिंक ये सबसे क्रिटिकल जो आज हर लोगों के पॉकेट, दिमाग, लफ्जों पे चल रहा है, वो जो चल रहा है इज द इरेडिकेशन ऑफ 500 and 1000 रुपीज नोट। जो डेटा हमें समझना चाहिए वो है कि 1000 रुपीज और 500 रुपीज की जो नोट्स थी, टोटल सर्कुलेशन में हम सब जानते हैं कि इट वॉज अबाउट 86% ऑफ नोट्स। आज जो गवर्नमेंट न्यू नोट्स प्रिंट कर रही है, सो अगर हम टोटल वैल्यू वाइज देखें तो इकोनॉमी में अबाउट 17 लाख करोड़ की करेंसी है। उसमें से 500 and 1000 रुपीज की नोट जो है इज अबाउट 15 लाख करोड़। सो व्हाट वी हैव डन इज कि पहले पैसा कितना था, आज किस रेट से आ रहा है, उसी को अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ डेज के अंदर इकोनॉमी अगेन फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। सेकेंड जो एक वायरस था अपने देश में जो 69 ईयर से चलते आ रहा था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। सो इट वॉज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आप किसी को आइडेंटिफाई करें, फिर उसे फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आइए और फिर जो आपकी सब्सिडी ट्रांसफर्स है वो आप कीजिए। और एक थर्ड वायरस है जो लोगों को अफेक्ट किया करता था, बिजनेस कम्युनिटी को खास करके, कि जहां पे मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेशन थे, वेदर इट इज ऑक्ट्रॉय, वेदर इट इज एक्साइज, वेदर इट इज स्टेट टैक्स, वेदर इट इज सेल्स टैक्स। Actually, businessmen were more involved in compliances, and now with this kind of form coming in, one form of taxation of GST, business community के लिए एक और simplification process हो जाएगा। So the key takeaways आज के जो presentation में जो thought share कर रहा हूँ वो ये है कि हम फिलहाल अपनी इकोनॉमी को clean कर रहे हैं। So this is what I wanted to share with all of you. अभी तक जो हमने बात की
हमारी बात फंडामेंटल साइड में थी। हम ये कह रहे थे, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल निवेशक बताते हैं कि सबसे अहम बात है टाइम इन दी मार्केट। आप कितना वक्त बाजार में गुजारते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाजार में पैसे बनाने के दो तरीके होते हैं। काफी लोग कहते हैं नहीं ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, लेकिन ट्रेडर बाजार में बहुत बड़ी तादाद में है और कामयाब ट्रेडर भी बाजार में बहुत बड़ी तादाद में है जिनको टाइमिंग दी मार्केट करने आता है। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते? क्योंकि 10 में से 9 लोगों के दरअसल पैसे नहीं बनते। तो एक आदमी जो बनाता है वो ऐसा क्या अलग करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको केवल एक कामयाब ट्रेडर, एक कामयाब टेक्निकल एनालिस्ट ही बता सकता है। और प्रकाश गाबा जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। मार्केट में हमने देखा कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, हम अपना बिलीफ ट्रेड करते हैं। अगर हम ट्रेड लेते हैं, सिर्फ 3 बातें होती हैं। एक, या तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, ट्रेड अपनी तरफ जाएगा टारगेट की तरफ, या आप गलत होंगे, ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा, या फिर ट्रेड इर्द गिर्द कॉस्ट के आसपास रहेगा। मैं आपको एक सिस्टम देता हूं अभी, हाउ टू कन्वर्ट अपने आप को लूजिंग ट्रेडर से विनिंग ट्रेडर कैसे बनाते हैं। सिर्फ आप देखो कि आपका एवरेज विनिंग ट्रेड कितने का है, एवरेज लूजिंग ट्रेड कितने का है, सिर्फ इतना देखिए। उसके बाद क्या करना है, 20 ट्रेड में अगर आपका एवरेज ट्रेड विनिंग ट्रेड 8,000 का है और 12,000 का लूजिंग ट्रेड है, तो आपको एक ही बात करना है, आप जो करते हैं करते रहो। एवरेज आप देख लो कि नेक्स्ट टाइम 8,000 से ज्यादा मैं नुकसान नहीं करूंगा। अब ऑटोमेटिकली कुछ वक्त में एक लूजिंग ट्रेड से एक विनिंग ट्रेडर बन जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो इस समय सभी के दिमाग में चल रहा है कि ये जो बाजार गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है। 2 बड़े इवेंट हो गए हैं अरुण जी। अब ये बताइए कि ब्लेम किसका है, ये नोट बंद होने का है या ट्रंप के जीतने का है? कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेन जब दिखाई देता है तो बाजार गिरता है। तो ब्लैक मनी के बारे में इतना ज़्यादा अभी लिखा जा रहा है, इतना ज़्यादा आप लोग जानते हैं, बट पर्सनली मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है। अगर 15 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ वापस नहीं आया तो वो 3 लाख करोड़ देश का फायदा है। वो 3 लाख करोड़ आरबीआई के पास आएगा जो वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है या वो खर्चा कर सकते हैं देश के ऊपर। और जो काउंटरफीट नोट्स थे, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का जहां तक बात करें, वो अनएक्सपेक्टेड था, लोग बहुत चिंता में थे और उस दिन बाजार गिरा पहले और बाद में संभला। तो मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि जो स्टॉक आप खरीदना चाहते थे, जिसको आप देख रहे थे कि ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, आज वो 30%, 20% नीचे मिल रहा है। तो होपफुली आप इसको समझेंगे और ठंडे दिमाग से रिसर्च पे देखेंगे, आइडियाज पे देखेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे। सुनिए, लेकिन अगर आप देखें तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक्सपर्ट्स जो चैनल पे बातें कर रहे हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने की बात है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर क्या कुछ हो सकता है? ओवरऑल अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि द जीडीपी ग्रोथ विल बी एज लो एज 0 नंबर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो काफी एफिशिएंटली फंक्शन कर रही है और उनका जो है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी आने वाला है। आई डोंट थिंक दिस कैन स्टे फॉर 6 मंथ्स। शायद ये एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही ऑन द नेगेटिव साइड है, बट यस थिंग्स विल टेक टाइम बट ग्रेजुअली विल इंप्रूव। सो आई डोंट थिंक विल सी जीडीपी एज लो एज 0% ग्रोथ इन द कंट्री। प्रकाश, इस समय जो स्थिति है कि अगर आप इंडेक्स देख रहे हैं तो 10% नीचे आ गया है अपने टॉप से जो 2 महीने पहले था। अगर आप बड़े स्टॉक देख रहे हैं तो 15% के आसपास इन जनरल आपको एक करेक्शन मिला है काफी सारे शेयरों में। और अगर आप मिड कैप देखेंगे तो 30 से 40% करेक्शन आ चुका है। तो ये कब पता चलेगा कि हाँ अब ये पूरा हो गया? क्या इसके लिए कोई टेक्निकल इंडिकेटर है? अगर 2 व्यक्ति लड़ते हैं तो वीक ज्यादा गिरता है और स्ट्रांग संभल जाता है, तो कहां पर हमको बेट लगाना चाहिए? वहीं पर, ना कि जो ज्यादा गिरा हो। वो तो वीक है इसलिए तो ज्यादा गिरा हुआ है, उसको संभलने में देर वक्त लगेगा। आप अपना पैसा फिर उसी में लगाइए
जो स्ट्रांग खड़े हैं, जिसमें 10-15% खड़े हैं, बाउंस होगा तो पहले वहां पर होगा और बाउंस भी अच्छा होगा वहां पर। तो इसीलिए अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्व कीजिए उस स्टॉक्स में जहां पर गिरावट कम हुआ है, बाउंस वहीं पर होगा। अभी टिके हुए हैं तो और अच्छा जब सुधरेगा माहौल, अब अच्छा माहौल मेरे ख्याल से एक चीज। तो चुनना है तो आप विनर्स को चुनें, एब्सोल्युटली ये थीम है, लूजर्स को नहीं। आपने जो पूरी पहले चर्चा की, एक थीम बताई कि रीबूटिंग हो रही है, इस दौरान वेल्थ शिफ्ट होगी, जाहिर है बिजनेस शिफ्ट होगा, मार्केट शेयर शिफ्ट होगा। तो आपको कौन से विनर्स नजर आते हैं, कहां पे आप निवेश की राय देंगे, आपके पोर्टफोलियो में बड़ा वेटेज रखने की राय देंगे? पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चल रहे थे, वेदर इट इज सिरामिक्स कंपनी, वेदर इट इज पाइप्स कंपनी, वेदर इट इज हाउसिंग कंपनीज, हाउसिंग एसेसरी कंपनीज। वहां से जो अब पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर चला जाएगा टू बिल्ड द कंट्री। सो आई थिंक हमें वहां पे आइडियाज ढूंढने हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, सवाल अरुण जी ये होता है दिमाग में कि कहीं जो बुल मार्केट था वो खत्म तो नहीं हो गया? तो मुझे याद आता है कुछ साल पहले जब हम किसी से मिलते थे तो ये बात करते थे कि इंडिया में तो सब कुछ नेगेटिव है, ऑयल का प्राइस इतना हाई है, फिस्कल डेफिसिट कहीं कंट्रोल में नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अब जबकि सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, मतलब जैसा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 2-3 साल से जीएसटी एक रिफॉर्म है जो डिकेड का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। अगर ये ठीक से एग्जीक्यूट हो जाए और आगे जैसे लेबर लॉ और लैंड एक्विजिशन ये सब रिफॉर्म होंगे तो अभी तो शुरुआत है। और जो अभी मार्केट गिरा है ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास मौका है और वो मौका आप एनकैश करिए। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सुनील आपसे, इसके पहले कि हम लोगों के सवाल लेना शुरू करें। क्या 30,000 के सेंसेक्स या 9,000 के निफ्टी पे बबल था क्या मार्केट में? मार्केट में जो हो रहा था वो एक सिचुएशन था कि साइड कंपनीज, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जहां पे ज्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे, वहां पे 25-30% से भी ज्यादा रिटर्न्स आए थे। और वही जो स्टॉक्स है वो लोगों की पोर्टफोलियो में ज्यादातर के इन्वेस्टेड थे। और ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो वहां पे ही ज्यादा प्राइस करेक्शन भी हुए हैं। एंड वैल्यूएशन एंड ग्रोथ इन मिड कैप्स वाज कंपनी स्पेसिफिक, मतलब वहां पे 30% के रेट से प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे थे और प्राइस भी वैसे ही बढ़ रहा था एंड इन्वेस्टर्स वर मेकिंग मनी। सो ब्रॉडली सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा साइड कंपनीज वर एक्चुअली द वंस जहां पे इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टेड, और वहीं पे वो लोग आज प्रेशर भी देख रहे हैं, प्राइस करेक्शन। अब वक्त है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने का। हमारे दर्शकों के सवाल लेते हैं, बिल्कुल चलिए। एज ए ट्रेडर हमने अपना स्टॉप लॉस यानी कितने परसेंटेज पे वो करना चाहिए, यानी सेलिंग और बाइंग के लिए? आपने अगर सबको आपको 10,000 रुपया नुकसान करना है तो पहले अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप डिवाइड कीजिए जितना आपका लॉस है। अगर आपका लॉस सिर्फ 30 रुपया है तो अगर 30 रुपया स्टॉप लॉस है, अगर आपको 10,000 आपका स्टॉप लॉस है, ट्रेड में नुकसान करना है, तो डिवाइड कर लो और उतने ही स्टॉक लो। तो अगर टर्न भी हो गया तो आपका लॉस 10,000 होगा, 10,001 नहीं होगा। So the yields in the US have improved, thereby taking the dollar index moving up, and the pressure on the local currencies will come to people who are into commodity imports. Correct. Similarly, there is going to be a depreciation of the yuan, which is seen. Right. So there a lot of industries will be affected in India. Sure. So there are two particular things which are there. One, we are talking about the appreciation of interest rates in US, right? That is something which will happen. There will be flight of capital amongst emerging markets going back to there. Eventually, it will blow down or it will percolate down to where growth is. When you talk about Chinese yuan depreciation, that trend will continue because China is also shifting gears from being an export-oriented economy to domestic consumption. इस बार जो एक मुश्किल हो गई है, सुनील और अरुण, अगर आप दोनों में से किसी के भी व्यू हो, कि अब तक क्या होता था कि सारा ये जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल था वो इंटरेस्ट रेट पे, लिक्विडिटी पे चलता था। इस बार जो ये नया ब्रह्मास्त्र निकाला फेडरल रिजर्व ने, जहां उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी, तो अभी तक ये था कि सरकार की एक बैलेंस शीट है और कंपनीज की, प्राइवेट सेक्टर की एक बैलेंस शीट है। अब ये तीसरी बैलेंस शीट हो गई है जो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट है, जो बहुत बड़ी भी हो गई है। तो ऐसे में एक पैराडाइम शिफ्ट है
ऐसे में पुराना टाइम साइकिल होल्ड करे या नहीं करे, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं हो गया? पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब जो ट्रंप के आने के बाद जैसे हमने देखा कि यूएस बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ गया और वहां पे अब थोड़ा मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है, बट ऑन द फिजिकल साइज थोड़ा लूजनिंग हो रहा है। तो शायद टैक्स कट आएंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगा। तो अगर वहां पॉजिटिव बॉन्ड यील्ड है तो जहां पे अभी जैसे जापान में या यूरोप में जहां पे नेगेटिव यील्ड की तरफ जा रहे थे, वहां से भी अब थोड़ा पैसा इधर यूएस की तरफ फ्लो होगा। तो आई थिंक दैट विल बी ए मेजर शिफ्ट हैपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फ्रॉम देयर इट विल स्टेबलाइज। आई थिंक दैट इज द मेजर डिसरप्शन विच हैज हैपेंड एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग अभी लग रहा है कि वो बंद हो जाएगा, ऐसा आसार है। बट इट्स ए डेफिनेटली ए मेजर शिफ्ट एंड वी विल सी द इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके साथ ही एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्र के इस पड़ाव में पुणे से फिलहाल इतना ही। पुणे के दर्शकों से हम लेंगे इजाजत। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.